हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जजमेंट्स का। अब हमने जजमेंट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, तो देखिए जितनी हमारे लिए लैंडमार्क जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है उतनी ही हमारे लिए रिसेंट जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो आपने दोनों जजमेंट्स पे कॉन्स्टेंटली वर्क करना है, रिसेंट जजमेंट्स भी फॉलो करनी है एंड लैंडमार्क जजमेंट्स भी फॉलो करनी है। दोनों पे वर्क करना है, दोनों में से कोई भी जजमेंट जो है वो आपको एग्जाम्स में मिल सकती है। कोई भी मान लीजिए आप सीपीसी का बेयर एक्ट रीड कर रहे हैं, तो देन आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है सबसे पहले जो है सीपीसी के ही देख लीजिए। तो मेनली देखिए किसी भी स्टेट के लिए हम प्रिपेयर करते हैं तो वहां पे जो मेन फोकस हमारा जो होता है उसी स्टेट के जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स है उनको हम सोल्व करें। अब जितना उनको सोल्व करेंगे आपको उस स्टेट की स्ट्रेटेजी जो है वो समझ में आएगी, आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो हरियाणा के जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स है 10 ईयर्स के 15 ईयर्स के, वो आप सोल्व कीजिए, उनसे आपको जो स्ट्रेटेजी है वो टोटली क्लियर हो जाएगी। कुछ पैटर्न चेंज भी हो जाता है बट समथिंग जो है वो सेम ही रहती है। तो यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हैं इनको आप मेन इंपॉर्टेंस दीजिए, इन पे वर्क कीजिए। एंड देखिए नेक्स्ट जो है हमारा वर्क ऑन क्रिमिनल लॉ इलस्ट्रेशंस। तो आईपीसी की, सीआरपीसी की एंड एविडेंस की, ये 3 सब्जेक्ट्स की जो इलस्ट्रेशंस है इन पे वर्क करना बहुत जरूरी है। आपको एज इट इज जो है इलस्ट्रेशंस एग्जाम्स में मिलेगी। तो इन 3 सब्जेक्ट्स के बेयर एक्ट्स रीड करते हुए एंड कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट रीड करते हुए टोटल हमारे हो गए 4 सब्जेक्ट्स। तो इन 4 सब्जेक्ट्स की जो इलस्ट्रेशंस है वो आपने हरियाणा के प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए उस पे वर्क करना ही करना है, ये मस्ट है। टेकिंग केयर ऑफ ऑल द डायमेंशंस, तो देखिए इसका मीनिंग जो है कि हमने Can you please repeat which 3 subjects you have? जी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, 3 हमारे क्रिमिनल सब्जेक्ट्स एंड 1 इज कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये 4 सब्जेक्ट्स जो है इनकी आप इलस्ट्रेशन पे वर्क करेंगे तो देन आपका जो है आपको इलस्ट्रेशन जो एग्जाम में सेट होगी वो आप स्कोर कर लेंगे। एंड नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे कि ऑल द डायमेंशंस, हमने सभी डायमेंशंस को ध्यान में रखना है। हमने ये नहीं करना कि हम है तो एमपी से और हम हरियाणा के लिए अपीयर कर रहे हैं तो हमने लोकल एक्ट्स पे वर्क नहीं करना। देखिए ये जो है सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर अगर हमने मेजर एक्ट से सभी सब्जेक्ट्स के लिए सभी स्टेट्स के लिए प्रिपेयर कर रखे हैं तो आप जिस स्टेट स्पेसिफिक के लिए अपीयर कर रहे हैं आपने उसके लोकल एक्ट्स को भी इंपॉर्टेंस देनी है। तो डायमेंशंस अगर आप सभी लेके चलेंगे, लैंग्वेज तो देखिए यहाँ पे चलो प्रीलिम्स के लिए पूछी ही नहीं जाती, बट यहाँ पे जो आपने वर्क करना है वो लोकल एक्ट्स पे भी करना है। तो लोकल एक्ट्स भी जो है लोकल एक्ट्स पे भी वर्क कीजिए, सभी पॉइंट्स पे वर्क कीजिए। एंड पेस्ट लो चार्ट्स, तो देखिए जैसे आईपीसी है 511 सेक्शंस हो गए हमारे पास एंड सीआरपीसी है कितने सेक्शंस हैं। तो यहाँ पे आपको जो है जहाँ पे भी आप स्टडी करते हैं आप अपने रूम की वॉल पे जो है वो लो चार्ट्स को पेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए रिकॉल करने के लिए बेस्ट वे रहेगा कि आपने मेनली हम एक बार जो है एक सब्जेक्ट को फिनिश कर लेते हैं देन दूसरे सब्जेक्ट पे मूव ऑन हो जाते हैं, बट फिर वहीं से जो है ना कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी अंडरस्टैंड और या जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे ना वो बीच में ही हम जो है भूल जाते हैं। तो आपने एक कहते हैं ना लॉ इज ए जेलस मिस्ट्रेस, इट रिक्वायर्स ए कांस्टेंट कोर्टशिप। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप लॉ को बीच में ही छोड़ देंगे ना तो ये आपके लिए लीगल नहीं रहता। तो अगर आपने सीपीसी कंप्लीट किया देन आप सीआरपीसी पे मूव कर गए, फिर आप सीआरपीसी के बाद एविडेंस पे मूव कर गए तो सीपीसी जो है ना वो आपको भूल जाएगा। तो इसलिए क्या है कि अगर आप लो चार्ट्स को पेस्ट करते हैं एंड डेली जो है कि उसको एक बार वंस इन ए डे अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हैं या वंस इन ए वीक अगर आप उसको फिर से उसके जो सेक्शंस है उसको रिवाइज कर लेते हैं तो फिर वो आपके लॉयल रहेंगे। फिर वो आपको जो है फिर ये नहीं होगा कि आफ्टर 1 मंथ
या 45 डेज जब आप देखेंगे तो सीपीसी आपको टोटल का टोटल ही जो है वो भूला हुआ है, ऐसा नहीं होगा। तो लो चार्ट्स जो है आप पेस्ट कर सकते हैं एंड जो भी सब्जेक्ट्स जो है आपने प्रिपेयर किए हैं आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि रिटेनिंग एंड कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। तो देखिए कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना मस्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो रिटेन करना है। तो वही जैसे अभी हमने कहा कि अगर हमने रीड कर लिया बट हमने उसको रिवाइज नहीं किया, हमने एक अपना जो है वीकली टारगेट जो है वो सेट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे हमने एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया तो वो जो है आपको उसको रिटेन करना है। ये नहीं है कि बेटर है कि एक जो स्टूडेंट है या कैंडिडेट है वो एक दिन में 4 सब्जेक्ट्स जो है वो प्रिपेयर करके चल रहा है, तो बेटर है कि आप 2 कीजिए बट आप उसको अच्छे से रिटेन कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं और कितना हमारे माइंड में रिटेन है। तो इसके लिए आप डेली बेसिस पे जो भी आपने फुल डे में स्टडी किया है, नाइट के टाइम आप एक जो है एमसीक्यूज उसके सोल्व कर सकते हैं। देन आपको पता लग जाएगा कि आपने फुल डे में जो भी लर्न किया था वो आप क्या इवनिंग तक भी रिटेन कर पा रहे हो, या जो आपने 2 या 3 डेज में जो आपने लर्न किया है वो क्या आप 4th डे उसके जो एमसीक्यूज है उसको सोल्व कर पा रहे हो। तो रिटेनिंग जो है वो मस्ट है। एंड ये नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस जो है वो 1 वीक में कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फोकस जो हमने करना है, जैसे सबसे पहले आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपना जो है गोल सेट कीजिए। वीकली टारगेट आपने सेट करना है कि इस वीक में हमने इतने सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर देने हैं। देन क्या है, आपने अपना उसी बेसिस पे वीकली टारगेट के बेसिस पे आपने अपना डेली टारगेट सेट करना है कि हमने डेली में क्या करने हैं। आपने अपने स्टडी आवर्स जो है वो फिक्स करने हैं। तो स्टडी आवर्स अगर आप फिक्स करेंगे तो यहाँ पे आपने देखना है कि मैंने सिविल को कितना देना है, क्रिमिनल को कितना देना है, या जीके को कितना देना है टाइम। लैंग्वेज को अभी आप दे सकते हैं, अभी हमारे पास डेट नहीं है तो आप लैंग्वेज के लिए भी टाइम फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना सब कुछ सेट करना है। तो मेन फोकस जो देखिए प्रीलिम्स के लिए फिर से मैंने बेयर एक्ट ही मेंशन किया है। अगर आप बेयर एक्ट को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो बेयर एक्ट के जो मेन हमारा फोकस है वो बेयर एक्ट ही है। बेयर एक्ट को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसकी रेपिटेशन कीजिए। तो देन जो है आप इसको नाइट में जो हमारा एट द एंड ऑफ द डे, नाइट में जब हमने सारी हमारी स्टडीज को जो है बंद कर दिया, हम जब रेस्ट के लिए जा रहे हैं, तब आप ऑन द बेड जो है रिकॉलिंग कर सकते हैं कि आज आपने बेयर एक्ट के कितने सेक्शंस रीड किए हैं। तो देन जब आप अपने नाइट टाइम में रिकॉलिंग करेंगे तो अगर आपको तभी कुछ स्किप हो रहा है माइंड से तो आप उसको एक रफ पेज पे लिख सकते हैं, या आप अपने बेयर एक्ट्स में से जाके उसको एक बार देख सकते हैं। अगर आपने उस टाइम उसको देखा तो आप उसको एग्जाम टाइम तक नहीं भूलेंगे या होल ऑफ द लाइफ नहीं भूलेंगे। तो एक ये सिंपल सा फंडा है कि जो भी आपने दिन में लर्न किया है वो एट द एंड ऑफ द डे एक बार आप रिवाइज करके जरूर उसके बाद ही रेस्ट कीजिए। तो देन जो है वो चीज आपकी एग्जाम्स तक तो हो ही जाएगी। एंड जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इंडेक्स। तो देखिए ये जहां से मैंने कोचिंग ली थी या जहां से मैंने प्रिपेयर किया था, तो हमारे जो सर थे वो हमेशा इंडेक्स प्रिपेयरिंग के लिए हमें स्ट्रेस देते थे। तो ये वर्क भी बहुत अच्छा करता है। जो भी देखिए जो भी आपके बेयर एक्ट्स हैं, सीआरपीसी का बेयर एक्ट है, उसको आप उठाइए, उसको A4 शीट पे जो है उसको आप फोटो स्टेट करवाइए, जीरोक्स करवाइए। एंड वहां पे जब उसकी फॉन्ट जो है वहां पे आपको इनफ स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए, उसी के सामने आप उसका केस लो मेंशन कर लीजिए, किस सेक्शन के साथ रिलेटेड है, उसी के सामने जो है आप उसका करक्स मेंशन कर लीजिए। इस टाइप से जो वो इंडेक्स जो आपने A4 पेज पे प्रिपेयर किया है ना, वो आपके लिए एक हैंडी बुक बन जाएगी। एंड उस हैंडी बुक को जो है कि आप एग्जाम टाइम में, अगर हम कहें कि जब हमारे एग्जाम्स है तो 5 एग्जाम्स जो है वो आपके 3 डेज में कंटिन्यूसली हो जाएंगे, तो उस टाइम आप अपने बड़े बड़े नोट्स उठाकर नहीं ले जा सकते। तो उस टाइम जो ये हैंडी बुक्स होगी ना वो आपकी हेल्प करेगी। आपके जो पॉइंट्स आप बार बार भूल रहे हैं या जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप उस इंडेक्स पे लिखिए और वही हैंडी बुक जो है वो आप कैरी कीजिए। तो ये जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आपने जो भी आपको लगता है इम्पोर्टेंट है या जो भी आपको लगता है
कि इस सेक्शन के लिए ये मस्ट है एंड ये आप स्किप कर सकते हो, तो वो आप इंडेक्स में लिखिए, केस लॉज लिखिए वहीं पे, ये आपके लिए बहुत वर्क करेगा। तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स तो मस्ट है ही। अगर हम कभी भी किसी भी स्टेट के लिए अपीयर कर रहे हैं तो हम वहां पे जो है वो कोई भी डे को मिस आउट नहीं कर सकते। एस्पिरेंट्स के लिए संडे होता ही नहीं है, तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स आप ब्रेक ले सकते हैं, बट वहां पे कोई भी संडे नहीं है, आपको संडे को भी थोड़ा बहुत टाइम तो देना ही है। एंड स्मार्ट स्टडी, तो देखिए स्मार्ट स्टडी क्या है कि बेरेक्ट्स है। अब ये नहीं है कि हम आईपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमने 511 सेक्शंस ही प्रिपेयर करने हैं, या सीपीसी तो एक कंसिडरेबली वास्ट सब्जेक्ट है। तो देखिए सीपीसी में अगर हम अब प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये नहीं है कि हमने होल ऑफ द सीपीसी को रीड आउट करना है, वहां पे आपने स्मार्ट वर्क करना है। तो सीपीसी में जो एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है वो हरियाणा के प्रीलिम्स में ही पूछा जाता है, मेंस में नहीं पूछा जाता। तो आपने वहां पे वर्कआउट करना है कि हमने प्रीलिम्स के लिए कौन से सेक्शंस या ऑर्डर्स रीड करने हैं एंड हमने मेंस के लिए कौन से सेक्शंस या ऑर्डर जो है वो कंसीडर करने हैं। तो दिस इज स्मार्ट स्टडी। आपने ये देखना है कि कौन से सेक्शंस मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है एंड कौन से सेक्शंस जो है वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो अदरवाइज जो है अगर हम सीपीसी पूरा ही करने चले जाएंगे तो सीपीसी ही जो है हमारा बहुत टाइम जो है वो कंज्यूम कर देगा। तो स्मार्ट स्टडी कीजिए एंड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ये तो हमारे लिए मस्ट है ही। देन वीकली रिवीजन जो है, तो देखिए रिवीजन जो है, रेपिटिशन जो है वो बहुत मस्ट है। बेयर एक्ट को भी आपने 4 से 5 टाइम्स, अगर आप अच्छे से किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप इसको जो है बार बार रीड कीजिए। हिंदी में मेलनी कहा जाता है कि बार बार अभ्यास कर जड़मत हो सुजान। तो देखिए वही है कि अगर बेयर एक्ट की लैंग्वेज किसी को डिफिकल्ट भी लगती है ना तो आप उसको बार बार रीड कीजिए, रिपीट करते रहिए, वो भी आपके लिए क्या है इजी हो जाएगी, फ्लोइंग लैंग्वेज हो जाएगी। तो रिवीजन जो है वो लो के लिए मस्ट है। लो जो है वो लर्न करने से नहीं आता, लो जो है वो रेपिटिशन से आता है, रिवीजन से आता है। जब आप 2 या 3 टाइम्स इवन एक बेयर एक्ट को रीड कर लेंगे तब आप अपने आप रिकॉल कर लेंगे कि किस सेक्शन में क्या था। एक बार रीड करने से तो आपको लर्न करना पड़ेगा एंड लर्निंग कॉन्सेप्ट जो है वो लो के लिए नहीं है। नेवर फ्लिप द कॉन्सेप्ट। तो देखिए कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत ही फास्ट होते हैं, उनको ये टारगेट उनका होता है कि हमने क्या करना है कि एक डे में ही हमने ये भी कंप्लीट कर देना है, वो भी कंप्लीट कर देना है। तो इसमें क्या है, फिर वो क्या करते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स है ना उनको फ्लिप कर जाते हैं। ये सबसे जो है रोंग स्ट्रेटेजी है। अगर आप रीड करने लगे हैं तो पेशेंस से रीड कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है, आपने थोरोली रीड करना है। हमें ये नहीं पता कि हमें एग्जाम में क्या सेट होने वाला है। तो मे बी अगर आप कोई भी टॉपिक को, कोई भी कंसेप्ट को फ्लिप कर देते हैं, अगर आप वही मिल गया फिर, तो देन क्या है कि नेवर फ्लिप द कॉन्सेप्ट, ये वाली थ्योरी जो है आपने इसको डिस्करेज करना है, आपने थोरोली रीड करना है एंड बी मोटिवेटेड। तो मैम जो जी मैम मेंस में मैम प्रॉपर बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखना ज्यादा जरूरी है कि हम नॉर्मल इंग्लिश भी चल जाएगा कभी बीच में? जी प्रॉपर बेयर एक्ट की लैंग्वेज आप ना ही कंसीडर करें तो बेटर है, क्योंकि वहां पे ना हरियाणा के लिए अगर हम बात करें तो वहां पे तो आपको बेयर एक्ट मिल भी जाएंगे, अवेलेबल होते हैं। तो वहां पे बेयर एक्ट की लैंग्वेज अगर आप जैसे लिखते भी है ना तो वो आपके लिए बेटर नहीं होगा, स्कोरिंग नहीं होगा। आपने ना जो वर्क करना है वो बेयर एक्ट के आप इंग्रेडिएंट्स पे कीजिए, कीवर्ड्स पे कीजिए, आपने उनको एक्सप्लेन करना है। तो मेंस में आप बेटर रहेगा कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज मत फॉलो कीजिए। आपने प्रीलिम्स के लिए बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखनी है एंड इंटरव्यू के लिए आपने बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखनी है, पर मेंस में आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज को स्किप कर दीजिए क्योंकि वहां पे बेयर एक्ट अवेलेबल हैं। तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबली ये समझा भी जाता है कि बेयर एक्ट में से ही लिख दिया होगा। तो मेंस के लिए आप स्किप कर सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज यूज कीजिए। एक्चुअली क्या है कि हम अपने खुद की लैंग्वेज में, हम अपनी ओपिनियन में जो है कि जो मैटर है या कॉन्सेप्ट है उसको बेटर आर्टिकुलेट कर पाते हैं। तो वहां पे जो आपने किसी की भी जो है, किसी को भी मेंस
सॉरी मेंस में जो है बेरैप की लैंग्वेज मत फॉलो कीजिए। तो नेक्स्ट मैं बता रही थी आपको मोटिवेशन के लिए। तो देखिए हमारे आसपास जो है पॉजिटिव वाइब्स भी हैं, नेगेटिव वाइब्स भी हैं, सभी के पास ही हैं। तो बेटर है कि जब आप कहीं कहीं पे भी अपीयर कर रहे हैं किसी भी स्टेट के लिए, तो नेगेटिव वाइब्स से थोड़ा दूर रहिए, पॉजिटिव वाइब्स ही जो है लीजिए, उन्हीं लोगों से मिलिए जो आपको मोटिवेट करते हैं। या कोई कभी आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ या मुझसे प्रिपरेशन नहीं हो रही, तो थोड़ी अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियो सुन लीजिए, कोई अच्छे से मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लीजिए। वो भी क्या है, एक जो एनर्जी है उसको बूस्ट करने का काम कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मेनली नेगेटिव वाइब से है जो आप दूर रहिए। एंड प्रिपेयर केस मैम लिस्ट। मैम ये भी होता है ना कि मैम जैसे एक वीक में आदमी एक डे रेस्ट भी ले सकता है, तो उससे रिफ्रेशिंग भी हो जाता है कि जैसे फिर नेक्स्ट जी 5 to 6 डेज के लिए वो रेगुलर जी 8 to 10 आवर्स तो कम से कम पढ़ ही सकता है। हाँ तो जी वो एक डे तो हाँ जी। देखिए फुल डे की मैं बात नहीं करती। जैसे एग्रीकल्चर है, हमने एग्रीकल्चर में अगर हम खेती के लिए भी जाते हैं तो वहां पे भी जो लैंड है ना, हम उसको थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ते हैं। तो मैं वही कहूंगी, चाहे तो आप डेली बेसिस पे ही रिफ्रेशमेंट ले लीजिए, 1 या 2 आवर्स जो है आप अपने एंजॉय के लिए रखिए। कि जिससे भी देखिए किसी को टीवी से रिफ्रेशमेंट मिलती है, किसी को फ्रेंड्स के साथ मिलती है। तो ये नहीं है कि मैं आपको फिर भी ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप फुल डे जो है वो रिफ्रेशमेंट लीजिए, यानी डेली बेसिस पे 2 आवर्स कर लीजिए या हाफ डे कर लीजिए, बट आप टच में रहिए। अगर रेगुलर टच है ना, एक डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे ना, तो डिसिप्लिन से ही कोई जो वार है वो जीती जाती है। या देखिए कोई भी गेम भी है वो डिसिप्लिन से ही हम जो है विन करते हैं। तो फुल डे मत ऑफ कीजिए कि संडे जो है मैंने ऑफ कर लिया। रेगुलर बेसिस पे 2-3 आवर्स आप कर लीजिए या संडे को हाफ डे कर लीजिए। बाकी तो देखिए मेरी स्ट्रेटेजी है एंड आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो डिफरेंट है, हर पर्सन डिफरेंट है, हर पर्सन की जो मेकिंग है डिफरेंट है। मे बी आपके लिए फुल डे वर्क कर जाए। तो ये इंडिविजुअल बेसिस पे मैटर करता है कि किसको क्या रिफ्रेशमेंट चाहिए, किसी को क्या। देखिए क्वेश्चन जो है पुखराज का कि हाउ मच टाइम शुड वन स्टडी इन ए डे, तो देखिए ये भी मैं आपको कहूंगी कि ये भी इंडिविजुअल बेसिस पे है। अब देखिए अगर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो 24 की एज में प्रिपेयर कर रहे होंगे और कुछ स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जो हैं वो 34 के भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे ना जैसे इंडिविजुअल बेसिस, किसी की जो एनर्जी लेवल है बहुत हाई होता है एंड किसी का ऐसा जितना हाई लेवल का नहीं होता। तो ये देखिए इंडिविजुअल बेसिस पे मैटर करता है। कुछ स्टूडेंट्स रात नाइट स्टडी करते हैं और कुछ नाइट को स्टडी कर ही नहीं सकते, वो डे टाइम की स्टडी करते हैं। तो ये ना आपके इंडिविजुअल बेसिस पे मैटर करता है कि आप कितना टाइम दे सकते हैं। आप जितना दे सकते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप इतना दीजिए। बट ये नहीं है कि हम पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं और हमें ये भी नहीं पता कि हम इतनी ज्यादा नींद के प्रेशर में है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें रिटेन ही नहीं हो रहा। तो रेस्ट भी मस्ट है, प्रॉपर रेस्ट कीजिए, रेस्ट करने के बाद ही स्टडी कीजिए। मिनिमम टाइम या मैक्सिमम टाइम की देखिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। मेनली अगर जुडिशरी के स्टूडेंट्स हैं तो मेनली 10 आवर्स स्टडी तो मस्ट है, 10 आवर्स स्टडी तो मस्ट है। बट अगर आप एक डिसिप्लिन फॉलो करेंगे ना, तो 8 या 10 आवर्स के अंदर भी अगर आप एक स्लो स्टडी से चलेंगे तो आप उसमें भी जो है कि एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। बट डिसिप्लिन मस्ट है, ये नहीं है कि 8 आवर्स हम स्टडी कर रहे हैं उसके बाद भी हम ऑफ ले रहे हैं, तो देन जो है वो आप प्रोबेबली लैग कर जाएंगे। एंड नेक्स्ट हमारा है कि केस लिस्ट। तो देखिए केस लिस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, देखिए पॉसिबल जो है ना, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल तो अदर स्टेट्स जैसे तेलुगु के स्टूडेंट्स हैं, क्या वो हरियाणा जुडिशरी क्रैक कर सकते हैं? मैं कहूंगी कि जरूर कर सकते हैं। जब हमारे यहाँ से हैदराबाद के लिए स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं तो वो क्यों नहीं क्रैक कर सकते? बट आपका मैं फिर से वही कहूंगी, अगर आप आना चाहते हैं इस रेस में तो आप जो है वो लैंग्वेज पे वर्क कीजिए। लो तो हमारे लिए सेम है, थोड़ा सा लोकल एक्ट्स पे वर्क कर लीजिए एंड कंसिडरेबली जो ज्यादा एफर्ट्स आपने देने हैं वो आप हिंदी पर दे लीजिए। तो देन जो है आप भी, अगर आपको लगता है कि आपकी हिंदी जो है अच्छी है या आप हिंदी पे टाइम दे सकते हैं, तो देन आप बहुत अच्छा है कि हरियाणा में अपीयर कीजिए। एंड सभी के लिए एक एग्जांपल सेट कीजिए कि तेलुगु के भी स्टूडेंट जो है वो हरियाणा क्वालिफाई कर सकते हैं।
तो देखिए करेक्ट योर वीकनेस, तो हम क्या करते हैं एमसीक्यूज का टेस्ट देते हैं एंड कहीं पे भी अपीयर हो जाते हैं कि कहीं पे भी हमें एमसीक्यूज है, बट मेन हमारा जो यहाँ पे मेन जो हमारी वीकनेस या जो हमारा माइनस पॉइंट है ना, कि हमने देख लिया कि हमारे क्वेश्चंस जो है वो 10 to 20 रोंग हो गए हैं, बट हम उन क्वेश्चंस पे वर्क नहीं करते, ये जो है हमारा एक मेन ड्रॉबैक है। तो जो अब आपके जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं या आपका कौन सा पार्ट वीक है, आप कॉन्सेप्चुअली वीक है या कॉन्सेप्चुअली आप ज्यादा साउंड है, तो ये जो पॉइंट्स है ना इन पे जो है आपने फोकस करना है कि या आप फैक्चुअली थिंग्स जो है आप उसमें वीक है। तो आपने मेन जब भी आप कोई एग्जाम में अपीयर करते हैं, जब भी कोई एमसीक्यू सोल्व करते हैं, तो आप इस चीज पे वर्क कीजिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो साउंड है या आपकी जो फैक्चुअल थिंग्स है वो ज्यादा साउंड है। तो अगर आपने वहां पे इस चीज को करेक्ट कर लिया कि आपका कौन सा पार्ट वीक है एंड उसी पार्ट पे अगर आप फोकस करते हैं, तो देन जो है प्रोबेबली आप ये एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। एंड नेक्स्ट तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, रिकॉलिंग एट द एंड ऑफ द डे, ये तो मस्ट है कि जो पूरे दिन भर में हमने रीड किया है वो हम नाइट टाइम को एक बार रिकॉल करके सोएं। तो देखिए ये हमारा एसेंशियल पार्ट है प्रीलिम्स का, कि अब देखिए थोड़ा सा हम जाते हैं गैस वर्क की तरफ। 1 मिनट। देखिए जीके के लिए मेन आप पॉलिटी पे ही फोकस रखिए, जियोग्राफी नहीं मैं कहूंगी, एंड हिस्ट्री तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है ना उस पे वर्क आप कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे, एंड जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स की बात नहीं आएगी यहाँ पे। तो आप इन दोनों पे फोकस कीजिए, पॉलिटी पे वर्क कीजिए एंड हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पे वर्क कर लीजिए। एंड केस लिस्ट, तो देखिए केस लिस्ट तो आपको खुद को ही इस पे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स मैं कहूंगी कि लाइव लो फॉलो करते हैं, तो वहां पे देखिए हम सब कुछ जो है ना वो कंसीडर नहीं कर सकते। लाइव लो में भी देखिए दिल्ली की जजमेंट्स हैं, तो आपने क्या करना है, आपको जो जजमेंट्स जो है वो आपको लगता है कि ये जजमेंट्स जो है आज के टाइम के लिए ये इम्पोर्टेंट है या ये हमारे किसी लैंडमार्क जजमेंट के से रिलेटेड है या रिसेंट जो इश्यूज चल रहे हैं उनसे रिलेटेड है, तो आप उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। मेनली जो हरियाणा का एग्जाम है, हरियाणा के एग्जाम में मैं कहूंगी कि आपको अब 2021 है तो आपको जो है 2019, 2020 इन सभी की जजमेंट्स पे जो है वो वर्क करना है। इनकी जो भी आपको जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लगेगी आपको इन सभी को एक पेज पे आप नोट डाउन करके रखिए एंड जो है कि इनको कंसीडर कीजिए। तो केस लिस्ट से मेरा मीनिंग यही है कि आपको जो इंपॉर्टेंट केसेस लगते हैं, जो कंसिडरेबल केसेस लगते हैं, उन्हीं पे वर्क कीजिए। केसेस तो बहुत हैं, डेली लाइफ में बहुत केसेस हैं, डेली के चैनल्स हमें बहुत मिल जाएंगे जो केसेस को बता रहे हैं, बट ऐसा हमारी मेमोरी इतनी नहीं है कि हम लो भी रिटेन कर ले, इतने सारे केसेस भी रिटेन कर ले। तो आपने सिलेक्ट करना है कि वो सिलेक्टिव केसेस कौन से हैं जो आपने एग्जाम के लिए जिनको कंसीडर करना है। एंड देखिए ये तो मैम अभी एमपी में 2020 के भी केसेस आए थे जी 2020 केस जो ईयर के केसेस हैं उन्होंने वो भी 2-3 पूछे थे। तो मतलब अब ट्रेंड अब यही बन रहा है कि 1920 के भी वो पूछ सकते हैं तुरंत, लैंडमार्क तो पूछते ही हैं। हाँ जी लैंडमार्क तो आते ही हैं। तो देखिए रिसेंट जो होता है ना वो सेम ईयर नहीं होता। 2021 में हम बैठे हैं तो इसका मीनिंग ये नहीं है 20 आप मान के चलिए 2020 तो रिसेंट ही है एंड 2019 भी अगर आपने सेफर साइड पे जाना है ना तो जो स्टूडेंट एक स्टेप फॉरवर्ड चलते हैं ना वो 2019 को भी कंसीडर करेंगे। क्योंकि देखिए जब आप 2019 के लिए अपीयर कर रहे थे, मान लो कुछ कैंडिडेट्स है वो 2 या 3 ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्होंने 2019 का तो क्रक्स निकाला ही होगा, तो वो आपने क्या है एक रीडिंग ही लेके जानी है। तो आप हर 6 मंथ्स के बाद या 3 मंथ्स के बाद जो है वो वर्क कीजिए, 2 या 3 डेज केस पे लगा लीजिए कि 3 मंथ्स की जो जजमेंट्स है वो कौन सी बेटर जजमेंट्स है या जो हमें फॉलो करनी चाहिए। अगर ऐसे आप जैसे 4 क्वार्टर्स में भी केस लिस्ट को 1 ईयर के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपके केसेस प्रिपेयर हैं। मेहनत तो हमने एफर्ट्स तो एक ही बार करनी है बट वो आपको हर ईयर काम आएंगे। अपनी लिस्ट को आप पेस्ट करके रखिए अपनी वॉल पे, जहाँ पे भी स्टडी टेबल पे बैठते हैं तो आपने क्या है जो आपने लर्न किया हुआ है ना वो तो आपने 5 या 10 मिनट्स ही देने हैं, तो उसको आप स्किप मत करके जाइए।
उनको आप हमेशा जो है एक रीडिंग जरूर लीजिए। आप अपना जो है ना टाइम टेबल ही ऐसे बनाइए कि ये जो हमने लर्न किया हुआ है ना उसको रिटेन करना बहुत जरूरी है, न्यू की तरफ मत जाइए। जो पुराना है, जो हमारे अंदर आ चुका है ना, उसी को रिटेन रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, वो स्टूडेंट्स हमेशा कहते हैं मैम और नोट्स, इसके लिए आप कुछ और नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए उसके लिए क्या है, मैं आपको यही कहूंगी कि नोट्स क्या है, हमें पता लगता है कि हमारा फ्रेंड है राहुल आईएएस से कोचिंग ले रहा है, जैसे कहीं से भी किसी अच्छी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहा है, तो हम उससे ना जैसे नेचुरल बेसिस पे क्या है नोट्स की डिमांड करते हैं। बट वो जो यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना ये गलत है। अगर हमने अपने नोट्स ही अच्छे से रीड कर लिए, बेरेप्स रीड कर लिए, केस लिस्ट को प्रिपेयर कर लिया, तो और कहाँ से आएगा। देखिए हर कोचिंग के लिए उसके नोट्स बेस्ट हैं। अगर आप उसमें हो चुके हैं प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड है अपने नोट्स को लेके, तो आप किसी और के नोट्स की तरफ जाइए। तो मैं यही कहूंगी कि मेन क्या है, यहाँ पे डाइवर्सिटी आ जाती है। कई बार क्या है कि हम अपनी हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग ओपिनियन कुछ और होती है, किसी दूसरी कोचिंग के नोट्स है उनकी ओपिनियन कुछ और होती है। तो जब डाइवर्सिटी आ जाती है ना, तो वो मेन हमारा क्या है ड्रॉबैक हो जाता है। फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या जो है करेक्ट है, क्या जो है नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि मेनली हमने डाइवर्सिटी को ही तो दूर करना है। तो मेन मैम उसका बता दीजिए क्या कहते हैं, जो मैगजीन्स होती हैं जो जीके के लिए, किसी भी स्टेट के लिए जो मैगजीन्स होती है, क्या वो लेना है या फिर यूट्यूब चैनल से या फिर कोई और? मैगजीन्स आप लेंगे ना, तो मेरी जो ओपिनियन है मैगजीन्स लेंगे फिर हम, या फिर तो देखिए कुछ स्टूडेंट्स जो है ना, वैसे तो आजकल यूट्यूब के चैनल्स ही बहुत बेटर है कि वो आपको ना करप्ट करके प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे आपका जो है ना टाइम जो है ना वो सेव हो जाता है। अगर आप मैगजीन्स कंसीडर करते हैं, फिर मैगजीन में से आप फाइंड आउट करेंगे। फिर कई बार क्या है कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो फाइंड आउट भी नहीं कर पाते कि कौन सा पार्ट स्टडी करने वाला है और कौन सा पार्ट जो है वो नहीं स्टडी करना, वो इसी में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटर अगर आपको ये नहीं देखना आता कि मैगजीन्स में से कौन सा पार्ट हमने कंसीडर करना है, तो आप यूट्यूब चैनल्स फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे प्रतियोगिता दर्पण है, बहुत सारी मैगजीन्स है जो शेयर की जाती है, ठीक है ना। तो आप कोई भी अच्छा चैनल जो आपको लगे, जो आपको डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे अगर आपको कोई भी जैसे करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप उन्हीं को फॉलो कीजिए। देखिए हम हरियाणा के लिए अपीयर कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि आपको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के ही केसेस पढ़ने पड़ेंगे। देखिए जो केसेस तो आप जनरली ही लीजिए, इन जनरल जो केसेस इंपॉर्टेंट है, जो लैंडमार्क है या जो रिसेंट है, तो एक लुक दे सकते हैं आप पंजाब एंड हरियाणा पे। बट ये नहीं है आपको बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेस पंजाब एंड हरियाणा के ही केसेस पे देना है। स्टेट स्पेसिफिकली तो हम जीके की बात कर लेते हैं कि अगर हम हरियाणा के लिए अपीयर कर रहे हैं तो वहां की जीके पे थोड़ा ज्यादा वर्क कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है या गैसिंग वर्क के लिए हम बात कर रहे हैं, तो मेन क्या है, अगर आप 125 क्वेश्चंस हैं हमारे एंड 125 में से आपने जो है ना फर्स्ट अटेम्प्ट देना है। जब हम वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो आपने फर्स्टली सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको, जिनके जो आंसर्स जो है ना आपको कंफर्म है। अगर आपको उनके आंसर्स कंफर्म है तो आपने जो फर्स्ट आपका जो अटेम्प्ट है ना उसमें वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद आपने जब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, मान लीजिए 125 में से आपने जो है 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए हैं, तो देखिए एक स्टेट के एग्जाम में बैठ के अगर आप 80 क्वेश्चंस एक अटेम्प्ट में अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यानी पर्सन जो है वो कुछ, उस पर्सन में कुछ दम है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपना स्कोर एनालाइज कीजिए कि हमने 125 में से 80 क्वेश्चंस जो है वो हमारे कंफर्म है कि ये आंसर तो है। तो देन क्या है कि आप गैस वर्क कर सकते हैं कि आपका जो गैस है ना वो भी सॉलिड होगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 30 या 40 क्वेश्चंस ही आ रहे थे, तो वहां पे आप गैस वर्क के लिए मत जाइए।
क्योंकि गैस वर्क में क्या है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, एंड नेगेटिव मार्किंग में क्या है कि जो आपने गेन किया है ना वो भी चला जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपने अपने स्कोर को एनालाइज करना है, अगर आपने देखना है कि 125 में से कितने क्वेश्चंस आपको कंफर्मली आपको पता है कि करेक्ट है, अगर आपके वो क्वेश्चंस का स्कोर अच्छा है ना तो थोड़े से गैस कर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आपने गैस कर लिया तो आपको कितना मिल जाएगा, 4 मार्क्स। और अगर हमने 8 क्वेश्चंस भी गैस कर लिए तब भी हमारा क्या है कि 0.80 की माइनस मार्किंग है। तो अगर आपके 5 क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं ना तब भी आपके 4 मार्क्स ही जो है वो डिडक्ट होंगे। बट अगर आपका एक क्वेश्चन भी गैसिंग वर्क में करेक्ट हो जाएगा ना तो आपको 4 मार्क्स गेन हो जाएंगे। तो गैसिंग वर्क कीजिए, बट गैसिंग वर्क से पहले एनालाइज कीजिए कि आप स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप स्टैंड अच्छे स्कोर पे कर रहे हैं तो गैस वर्क कीजिए, अदरवाइज आप गैस वर्क जो है वो रहने दीजिए। एंड देखिए बाकी तो सभी जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडेक्स प्रिपेयर कीजिए, जो बेयर एक्ट है वो बाय हार्ट याद कीजिए, डेली का जो है वो आप सेटअप कीजिए। तो आज मे बी आज की जो कन्वर्सेशन है आई कैन होप कि आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। बेनिफिशियल थी मैम। ओके जी, थैंक यू मैम। कुछ क्वेश्चंस हैं, बीच में नेटवर्क की वजह से हट गया था।